अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गर्मी आते ही मुल्क के अंदर लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है। कराची और पाकिस्तान के देही इलाकों के अंदर बुरा हाल है। चंद इलाकों में तो 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत की तरफ जाएँ तो बहुत दावे होते हैं जी कि कोई लोड शेडिंग नहीं है, ज़्यादा चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग है। लेकिन देखते हैं कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है। सबसे पहली बात तो याद रखिए कि पाकिस्तान के अंदर बिजली पैदा करने की जितनी सलाहियत है वो हमारी ज़रूरत से भी 10,000 मेगावाट ज़्यादा है। हमें इस वक्त 23,000 मेगावाट बिजली चाहिए, जबकि हमारी बिजली पैदा करने की सलाहियत 33,000 मेगावाट है। अब क्या वजह है कि लोड शेडिंग हो रही है? सबसे पहले तो याद रखिए कि गुज़िश्ता 6-7 सालों के दौरान मुल्क के अंदर नए बिजली घर लगाने पर तो बहुत काम हुआ। सीपैक के तहत भी बहुत काम हुआ, वैसे भी बहुत। लेकिन मुल्क के अंदर बिजली की तरसील का जो निज़ाम था, बिजली घर से मेरे घर तक जो बिजली आनी है, उस पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ। उसमें होता क्या था कि आपकी तारें बदली जानी थी, आपके ट्रांसफार्मर जो ओवरलोड हैं वो ठीक होने हैं, आपके ग्रिड स्टेशन अपग्रेड होने हैं, मेन ट्रांसमिशन लाइन्स आपकी चेंज होनी है। कुछ नहीं किया गया। थोड़ा बहुत काम इस हुकूमत ने आकर ज़रूर किया। अब आपका पूरा सिस्टम जो है वो 21-22 हज़ार मेगावाट बिजली ले जा सकता है। आप 33,000 मेगावाट बिजली पैदा भी कर लें तो इस सिस्टम के थ्रू आपकी बिजली 33,000 पहुँच ही नहीं सकती। लिहाजा एक बड़ी वजह लोड शेडिंग की है। दूसरी, जब बिजली का लोड ज़्यादा होता है तो हमारे यहाँ बर्डन पड़ता है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम ट्रिप कर जाता है, उसको रिवाइज करने में आधा पौना घंटा लग जाता है। ये लोड शेडिंग की दूसरी बड़ी वजह है। तीसरी बड़ी वजह हमारे यहाँ कैपेसिटी चार्जेस हैं। ये कैपेसिटी चार्जेस एक बहुत बड़ी बला है। हमने पिछले साल 650 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस दिए। ये कैपेसिटी चार्जेस एक किस्म की रिश्वत है जो बिजली घर लगाने वालों को हुकूमतें देती रही हैं और ऑब्वियसली उनसे कमीशन भी लेती होंगी। कैपेसिटी चार्जेस समझने के लिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपका दफ्तर है जिसको साल के 9 माह 2 गाड़ियाँ चाहिए, जबकि बाकी 3 माह 3 गाड़ियाँ चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं कि उन गाड़ियों को ख़रीद लें, तो आप वो गाड़ियाँ रेंट पर ले लेते हैं। तो होता क्या है कि आप 9 माह 2 गाड़ियाँ रेंट पर लेंगे, जबकि बाकी के 3 माह 3 गाड़ियाँ रेंट पर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुशर्रफ, जरदारी और नवाज शरीफ ने यह किया कि 2 गाड़ियाँ लेने की बजाय 4 गाड़ियाँ ले ली और चारों को ये कहा कि हम आपकी गाड़ी इस्तेमाल करें या ना करें, आपको हम किराया देते रहेंगे। इसको हम कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस। ये सब ने किया, इसमें इस हमाम में सब नंगे हैं। उसके बाद क्या हुआ, इस कैपेसिटी चार्जेस के मन में हम हर यूनिट बिजली के ऊपर 3 रुपये किराया अदा करते हैं, जो कि सरासर जुल्म है। दुनिया में ये रवाज ख़त्म हो चुका है। हमारे जैसे चंद करप्ट ममालिक में हो तो हो, बाकी किसी जगह नहीं रहा। जिस टाइम पे हमारे यहाँ कोल के पावर प्लांट लग रहे थे, हमारे शहबाज शरीफ साहब लगा रहे थे, उसी वक्त जब इंडिया में कोल के पावर प्लांट लग रहे थे तो उनकी लागत, उनकी कीमत आधी थी। बांग्लादेश की कीमत आधी थी, हमारी उनसे डबल थी। अब आते हैं कैपेसिटी चार्जेस इस साल के। इस साल हम तकरीबन 900 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस के मद में देंगे, यानी सिर्फ उन कारखाने लगाने वालों को किराया देंगे। बिजली के पैसे, उसके फ्यूल के पैसे, उसके ज़िया के पैसे हम अलहदा देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो बिजली घर से बिजली मेरे घर तक पहुंचती है वो आलमी स्टैंडर्ड से 8% ज़्यादा लॉसेस होते हैं, जिसके अंदर बिजली की चोरी बड़ा अहम है। फिर बिजली का ज़िया बहुत अहम है। जब आपका फीडर ओवरलोड होगा, आपका ट्रांसफार्मर ओवरलोड होगा, आपका ग्रिड स्टेशन ओवरलोड होगा, तो वो बिजली ज़ाया करेगा। पीछे से अगर 100 यूनिट चले हैं तो मेरे घर तक पहुँचते पहुँचते वो 80 यूनिट रह जाएंगे। 20 यूनिट सरकार को पल्ले से देने पड़ेंगे। अब सरकार करती क्या है? सरकार बिजली के यूनिट कम पैदा करती है ताकि उसको देने भी कम पड़े। फिर यह है कि सरकार महंगी बिजली पैदा कर रही है। पाकिस्तान में 49% बिजली हम अपने ज़राए से पैदा करते हैं, यानी कि अपने पानी, अपने गैस, अपने कोयले से, जबकि 51% बिजली जो है वो हम बाहर से दरामद किए हुए तेल, गैस और कोयले से पैदा करते हैं। तो अब जब बाहर से हम चीज़ खरीदेंगे हमें महंगी पड़ेगी, इसी वजह से हमारा यूनिट महंगा हो जाता है। अब महंगा यूनिट बनाकर, मैं मिसाल देता हूँ कि 18 रुपये का यूनिट बनाकर हुकूमत हमें 12 रुपये का कैसे दे सकती है? उसकी ख्वाहिश होगी कि मुझे अगर उसने 1000 यूनिट देने हैं तो 500 दे और जो बाकी 500 यूनिट हैं वो बचा ले। ये बड़ी वजूहात है हमारे यहाँ लोड शेडिंग की। इसके अलावा अब
अब हम देखते हैं कि अगले 8 सालों में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। हमारी पिछली हुकूमत नून लीग की, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुल्क में बिजली के बेइंतहा प्रोजेक्ट लगा दिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि इस बिजली को खरीदेगा कौन, इस्तेमाल कौन करेगा। इस पे कोई नहीं सोचा किसी ने। अब अगले 8 सालों के दौरान हमारे ऊपर 12,500 मेगावाट के मज़ीद प्राइवेट बिजली घर आ रहे हैं। अब ये 12,500 मेगावाट के बिजली घर जो 25 के करीब हैं, वो बताइए उनकी खपत कहाँ होगी। उनका किराया भी हमें देना पड़ेगा। याद रखिए, उसका किराया मेरे और आपके बिजली के बिलों के रेट बढ़ाने के अलावा और कोई चांस ही नहीं है। वो बड़े अच्छे बन जाएंगे, वो एहतजाज करेंगे सबके साथ मिलकर, असम्बली में आपके साथ मेरे साथ मिलकर हमदर्दी करेंगे, कहेंगे ये हुकूमत ने जुल्म कर दिया। जब आपने कमीशनें लेकर महंगे ठेके दिए, आपने कमीशनें लेकर अगले 25 साल के ठेके दे दिए कि उन 25 सालों को आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो अब मैं कोई भी हुकूमत को कैसे मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकता है। और इसके साथ साथ आखिर में मैं आपको वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने सन 2018 में एक रिपोर्ट दी और उसमें इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में जो नुकसानात हैं वो 18 अरब डॉलर्स के हैं। जी हाँ, 18 अरब डॉलर्स। और हमारी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल की, जिसके ऊपर हम सीना तान कर बड़ा फ़ख्र करते हैं, वो सिर्फ 13.5 अरब डॉलर्स की हैं। अब उन 18 अरब डॉलर्स में से हुकूमत चाहे तो 8 अरब डॉलर्स बचा सकती है, और ये 8 अरब डॉलर्स हमारी मुल्क की मईशत, हमारे जीडीपी में 6% का इजाफा कर सकती है। अब देखिए कि पाकिस्तान के पास कितना पोटेंशियल है, कितना काम किया जा सकता है। लेकिन मैं अफसोस से कहूँगा, पिछली किसी हुकूमत ने कोई ख़ास काम नहीं किया, और इस हुकूमत ने भी सुस्त रफ्तारी से काम किया। जिस रफ्तार से करना चाहिए था, ये काम नहीं कर सके। हाँ जी, IPPS की एक रिपोर्ट ज़रूर आई जिसके अंदर पता लगा कि 3200 अरब रुपए के घपले हैं। तो उस रिपोर्ट को पब्लिश करने से चाइना ने मना कर दिया। चाइना ने हुकूमत को कहा कि हमारे तकरीबन 9 प्रोजेक्ट्स आपके पास लग चुके हैं, हमारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, हम बदनाम होंगे, आपकी मेहरबानी आप इसको पब्लिक ना करें। और इसका बाकायदा असद उमर ने ऐलान किया कि मीडिया पर कि हमें चाइना ने रोका है। अब हुकूमत जो है चाइनीज़ के साथ बैठकर और बाकी दीगर जो 35-40 पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ बैठकर पुराने खाते रीनिगोशिएट कर रही है। बिजली के रेट कम करने के ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन वो भी बहुत सुस्त रवि का शिकार है। न जाने इस हुकूमत के अंदर कहाँ से बैटरी डाली जाएगी, थोड़ी तेज़ हो जाए। कमेटी बनती है, फिर तोड़ दी जाती है, फिर बनती है, फिर तोड़ दी जाती है। लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि उस मुल्क को चलाने के लिए कोई मामला बेहतर करेगा। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे गुज़िश्ता कमांडो जो हुक्मरान थे परवेज़ मुशर्रफ, वो जाते जाते एक बहुत बड़ा जुल्म कर गए, जिसकी कीमत हम तकरीबन कोई 125 अरब रुपए की सूरत में अदा कर रहे हैं। उनके वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ साहब, वो जाते जाते इन बिजली घर मालिकान के साथ बैठे, उनसे शायद कुछ लिया होगा और ये फ़ैसला किया कि हम आपको मुनाफा रुपयों में अदा नहीं करेंगे, हम बहुत अमीर मुल्क हैं, हम आपको डॉलर्स में अदा करेंगे। और उस फैसले की सज़ा हम हर साल भुगतते हैं, अरबों रुपए, और हम हर साल अब उनको डॉलर्स में पे करते हैं। और इसी वजह से जब भी डॉलर की कीमत बढ़ती है, उनका मुनाफा बढ़ जाता है। अब हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि उस डॉलर को वापस रुपए पर लेकर आया जाए, लेकिन ये काम इतने आसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसका पूरे मुल्क के ऊपर, पूरे निज़ाम के ऊपर कब्ज़ा है, जिसमें मियाँ मंशा शामिल है, जिसके अंदर जहांगीर तरीन शामिल है, जिसके अंदर इस मुल्क के तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान शामिल हैं, जिनका नाम बाकायदा उस IPPS की रिपोर्ट में आया, जिसकी ख्वाहिश हो से वो रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। और एक चीज़ और, हमारे मुल्क में तवानाई का शोबा एक ऐसा शोबा है जिस पर दुनिया का हर काम छोड़कर अगर हुकूमत फोकस कर दे और इस शोबे को ठीक करने के लिए सिर्फ 50% भी कामयाबी हासिल कर ले, तो ये एक ऐसा शोबा है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, हमारे 50% फाइनेंशियल मसाइल को हल कर सकता है और आने वाले वक्तों के लिए हमें एक उम्मीदें नौ दे सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।